स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम पद्य साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये रिवीजन वर्क आपका चल रहा है, जितने भी नोट्स हैं वो आपको लिखाए जा चुके हैं, तो आज हम यहाँ पर केवल रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पद्य किसे कहते हैं। पद्य की परिभाषा, पद्य को काव्य भी बोलते हैं कि काव्य किसे कहते हैं। छंद, लय, ताल, तुकबंदी से युक्त भावपूर्ण रचना को पद्य कहते हैं। क्या परिभाषा मैंने बताई कि छंद, ताल, लय, तुकबंदी से पूर्ण भावपूर्ण रचना को काव्य या पद्य कहते हैं। बच्चों, यदि काव्य इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले हमें काल विभाजन जान लेना चाहिए। तो काल विभाजन के अंतर्गत देखिए, काल विभाजन एवं समय सीमा काल विभाजन, पद्य साहित्य का काल विभाजन एवं उसकी समय सीमा। तो सबसे पहले एक तरफ आप डाल लीजिए काल और दूसरी तरफ समय सीमा। पहला काल कौन सा आता है बच्चों? बताया गया होगा आपको, आदिकाल। और आदिकाल की समय सीमा सन 743 ईस्वी से 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके उपरांत आता है बच्चों आदिकाल, और इसके बाद आता है आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल को बच्चों पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल। इसकी समय सीमा जो है वो मानी जाती है सन 1343 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। इसके बाद बच्चों भक्ति काल के बाद तीसरा काल आता है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, और इसकी समय सीमा सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके उपरांत बच्चों अगला काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसे गद्य काल भी कहा जाता है। इसे गद्य काल भी कहा जाता है, और इसकी समय सीमा मानी जाती है सन 1843 ईस्वी से अब तक। बच्चों, यह काल विभाजन जो मैंने बताया है, अधिकांश विद्वान जो हैं इस काल विभाजन पर सहमत हैं। तो सबसे पहले काल आता है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा 743 से सन 1343 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर दूसरा काल आता है पद्य साहित्य में भक्तिकाल।
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक स्वीकार की जाती है। इसके बाद बच्चों आता है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके बाद बच्चों आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, ये बोर्ड परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो ये गद्य काल जो कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जैसे वीर गाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वैसे ही आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक, 1843 से अब तक। अब बच्चों आज हम चर्चा कर लेते हैं आदिकाल पर। आदिकाल, आदिकाल की बच्चों मैंने समय सीमा आपको बताई 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक। अब आदिकाल के अन्य नाम और कौन कौन नाम से आदिकाल को जाना जाता है। तो आदिकाल को बच्चों नंबर 1 वीर गाथा काल के नाम से भी जाता है, वीर गाथा काल। और यह नाम जो आदिकाल का यह नाम जो था वीर गाथा काल, यह नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद आप बच्चों आदिकाल को बीज वपन काल भी बोलते हैं, बीज वपन काल। और यह काल नाम दिया था, आदिकाल का यह नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर तीसरा आप लिख सकते हैं संधि या चारण काल, संधि और चारण काल, और चारण काल। यह नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसके बाद बच्चों एक नामकरण हुआ सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। और यह नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो है संधि और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और ये आदिकाल जो नामकरण था ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चों आदिकाल का जो समय था वो भारतीय जनमानस में जो है उथल पुथल का समय था। मुगलों के आक्रमण होने लगे थे, युद्ध की स्थितियां थी। परिणाम स्वरूप जो है बहुत से राजा जो थे युद्ध में ही संलग्न रहते थे। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस समय के जितने भी कवि थे वो राजाओं के आश्रित होते थे और वह राजा की वीरता का क्या करते थे? गान करते थे। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को, आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। तो आप बच्चों इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अब हम अगर आते हैं
आदिकाल की प्रमुख जो है रचनाओं पर। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले नाम आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और इसकी रचना किसने की थी बच्चों? चंद बरदाई ने। किसने की थी? चंद बरदाई ने। अगली रचना है खुमाण रासो। और इसकी रचना की थी जगनिक ने। खुमाण रासो। और इसकी रचना की थी दलपति विजय ने। कहीं कहीं पर बच्चों दलपत विजय भी मिलता है, कहीं कहीं पर क्या मिलता है? दलपत विजय। तो खुमाण रासो। इसके बाद बच्चों अगर अगली रचना की बात की जाए तो आता है आपका हम्मीर रासो, परमाल रासो को आधा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी बच्चों वीर गाथा काल की या आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद बच्चों अब हम आते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। प्रमुख विशेषताओं की यदि बात की जाए तो प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या थी बच्चों? आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। दूसरी विशेषता क्या थी बच्चों? वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। तीसरी विशेषता क्या थी? डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग। पिंगल भाषा का प्रयोग। चौथी विशेषता क्या थी बच्चों? राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। चौथी विशेषता क्या थी? राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको, ऐसे तो बहुत सारी प्रवृत्तियां होंगी पर यहाँ जो है हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं, इसलिए मुख्य बिंदु जो है हम उसी पर दृष्टिपात करेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? आदिकाल के अन्य नाम बताए, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं बताई, आदिकाल की प्रमुख क्या बताई? प्रवृत्तियां। अब आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था हम यह जान लेते हैं। बच्चों आदिकाल के साहित्य को पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है सिद्ध साहित्य। कौन सा आता है? सिद्ध साहित्य। दूसरा आता है नाथ साहित्य। और तीसरा आता है जैन या रास साहित्य। जैन या रास
साहित्य। और चौथा आता है आपका रासो साहित्य, रासो साहित्य। और पांचवा प्रकार है बच्चों लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले आते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध 84 जो सिद्ध कवि थे उनकी रचनाओं का वर्णन मिलता है। सिद्ध कवियों की अगर बात की जाए सिद्ध साहित्य के अंतर्गत तो सबसे पहला नाम आता है सरहपा। सिद्ध साहित्य के कवि कौन है? सिद्ध साहित्य के कवि हैं सरहपा, सरहपा, सरहपा। कहीं कहीं बच्चों इनका नाम सरहपाद भी मिलता है। इनकी रचना है सरहपाद की रचना है योगचर्या। और इसके बाद आते हैं सवरपा, सवरपा इनकी रचना है चर्यापद। ठीक बच्चों, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना। ध्यान रखिएगा, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। तो सरहपा कैसे कवि थे? सिद्ध कवि थे। इसके बाद बच्चों आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के कवियों में नाम आता है, कवि आते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ। और इनकी रचना है बच्चों प्राण संकली। इनकी रचना कौन सी है? प्राण संकली। और दूसरे आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। इनकी रचना नहीं प्राप्त है। इसके बाद बच्चों आता है जैन या राज साहित्य। जैन साहित्य को राज साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं, रचना आती है, कवि हैं देवसेन, कवि हैं देवसेन। और इनकी रचना आती है श्रावकाचार, श्रावकाचार। और दूसरे आते हैं शालिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि। इसके बाद रासो साहित्य। तो रासो साहित्य के कवियों में आते हैं आपके शालिभद्र सूरि की रचना है भरतेश्वर, भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली रास, बाहुबली रास। रासो कवियों में नाम आता है चंद बरदाई का, चंद बरदाई। रचना आपको मालूम है बच्चों, कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि कौन से लिख सकते हो? दलपति विजय, दलपति विजय। और इनकी रचना है बच्चों खुमार रासो। कौन सी रचना है? खुमार रासो। इसके बाद बच्चों लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो कवि हैं वो हैं कुशल राय वाचक, कुशल राय वाचक। और इनकी रचना जो विशेष प्रसिद्ध है या बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती वो है ढोला, ढोला, मारूरा, दूहा। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको आदिकालीन साहित्य कितने भागों में बांटा गया है, उस साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं ये लिखे। तो आदिकालीन साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या राज साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। ये बात ध्यान रखना बच्चों, राज साहित्य और रासो साहित्य में अंतर है। राज साहित्य जो है वो जैन साहित्य है और रासो साहित्य जो है वो वीर गाथा परक रचनाएं हैं। सिद्ध कवियों में सरहपा,
और शबरपा का नाम आता है। इसके बाद नाथ साहित्य में मसेंद्रनाथ और गोरखनाथ का नाम आता है। जैन साहित्य में देवसेन और शालिभद्र सूर्य का नाम आता है। ये रचना भी बच्चों पूछी गई है। भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो शालिभद्र सूर्य, और इसके जो संपादक हैं, इस रचना के जो संकलन करता है, वो मुनिजिन विजय हैं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या मैंने बताई कि भट्टेश्वर बाहुबली रास ये रचना बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। इस रचना के रचनाकार जो है, कवि जो है, वो शालिभद्र सूर्य हैं, परंतु इसके जो संकलन करता है वो हैं मुनिजिन विजय। इसके बाद बच्चों रासो साहित्य के अंतर्गत कवि आते हैं चंद्रबरदाई और दलपति विजय, और इनकी रचनाएं मैंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो। इसके बाद बच्चों लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो रचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ढोला मारूरा दुहा, और इसके कवि कौन है? कुशल राय वाचक। तो बच्चों आदिकाल के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कर दिए, बता दिए। एक चीज बच्चों और मैं बताना चाहूंगी कि आदिकालीन जो साहित्य रचा गया था वो डिंगल और पिंगल भाषा में रचा गया था। डिंगल वह भाषा थी जिसमें राजस्थानी का क्या था? प्रभाव था, और पिंगल वह भाषा थी जिसमें ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो बच्चों आज मैंने पद्य साहित्य के अंतर्गत आदिकाल आपको बताया। मुझे आशा है कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। अगले टॉपिक में मैं पद्य साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल की चर्चा करूंगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको निश्चित समाकलनों के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ और क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्तों x² + y² बराबर 1 तथा x - y x - 1 होल स्क्वायर + y² बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट्स हमें दो वृत्त दिए गए हैं, दो वृत्तों के समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले वृत्त का समीकरण क्या है? पहले वृत्त का समीकरण क्या है? x² + y² बराबर 1। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर x² + y² में कोई चेंज नहीं है, तो x² + y² को अगर छोड़े तो यहाँ पर 1 को अगर मैं a² पढ़ूं तो ये बनता है x² + y² बराबर a²। तो इसकी तुलना x² + y² बराबर 1 से करने पर a² से करने पर तो a² से तुलना करें तो a² बराबर 1, तो a बराबर √1 यानी a बराबर 1 का वर्गमूल 1, क्योंकि स्टूडेंट्स a जो है वो होती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती, तो इस वजह से मैंने 1 को प्लस में ही लिया है। वैसे इंटरवल 1 को ±1 भी लिख सकते हैं, लेकिन a क्या होती है? त्रिज्या का त्रिज्या नेगेटिव लेते नहीं, तो a को मैंने 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए दूसरा वृत्त क्या है और इसका केंद्र क्या होता है? केंद्र, इस वृत्त का केंद्र होता है 0,0। सिंपल सी बात है, x² + y² बराबर a² का केंद्र क्या होता है? 0,0 और त्रिज्या क्या होती है? a। लेकिन दूसरे वृत्त में ध्यान देखिए x² नहीं है, x की जगह क्या चल रहा है? x - 1। अगर मैं इसे कैपिटल X बोलूं तो बन जाएगा कैपिटल X², लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है? x² नहीं, ये है x - 1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ईयर में आपने वृत्त का समीकरण पढ़ा होगा, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ये भी वृत्त का समीकरण होता है। तो जो दूसरे वृत्त का समीकरण है इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ। दूसरे वृत्त का समीकरण है x - 1 होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं y को चाहूँ तो y - 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और बराबर 1 को किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर।
तो इसकी तुलना करेंगे। अब ये किस रूप का दिख रहा है, वो जो समीकरण मैंने लिखा हुआ x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो तुलना कैसे दिख रहा है, देखिए x x माइनस माइनस हट गया तो h की जगह क्या चल रहा है 1, तो h बराबर 1। इसी प्रकार आप k बराबर निकालेंगे क्या 0 और a स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो a बराबर फिर से 1। और इस रूप में स्टूडेंट जो केंद्र होते हैं वो h कॉमन k होते हैं और त्रिज्या a होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बताइए इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र हुआ स्टूडेंट्स h कॉमन k होता है तो h की जगह 1 k की जगह 0, तो 1 0 और त्रिज्या कितनी 1 मात्र। यानी स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं तो सेम है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं तो सेम है, बस केंद्रों का परिवर्तन है। यहाँ पर केंद्र का 0,0, यहाँ पर केंद्र का 1,0। यानी अब मुझे इन वृत्तों का क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो मैं इस सवाल को यहाँ साफ कर दे रहा हूँ और ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखिए ग्राफ बनाना इसका बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है, देखिए पहले वृत्त का केंद्र क्या है 0,0 और त्रिज्या क्या है 1, और दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है 1,0 त्रिज्या क्या है 1। इन दोनों वृत्तों को ड्रॉ करते हैं। तो पहला वृत्त बनाना तो बहुत ही आसान है, बता भी चुका हूं मैं आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर वाला वृत्त बनाना तो बहुत ही सरल है। इसका केंद्र क्या होता है मूल बिंदु, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये मूल बिंदु केंद्र सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा ये सर्कल है ना। ये चारों डिस्टेंस आपस में क्या है बराबर है, ये मैंने ले लिया a पॉइंट, ये a डैश ले लिया, ये b पॉइंट, ये b डैश। ये कौन से वृत्त का समीकरण है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का ग्राफ। तो ये कौन सा वृत्त है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ये वृत्त है। और इसकी त्रिज्या स्टूडेंट्स कितनी है 1, तो ये चारों पोर्शन बन रहा है। ये दाईं तरफ है तो ये 1 प्लस का, ये बाईं तरफ है तो माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। तो a के निर्देशांक हुए 1,0, a डैश से -1,0, b के 0,1 और b डैश के 0,-1। तो ये तो पहला वृत्त मैंने बना लिया। अब स्टूडेंट्स दूसरे वृत्त का केंद्र क्या है 1,0, यानी दूसरा वृत्त बनेगा वो इस पॉइंट से बनेगा। केंद्र का मतलब 1,0, वृत्त कैसे बनाते हैं, केंद्र का मतलब इस पे आप प्रकार रखेंगे, प्रकार भी रखना है मैं बता रहा हूँ। यानी ये वृत्त का केंद्र ये a पॉइंट है। अब a पॉइंट से वृत्त बनेगा तो स्टूडेंट्स मेन बात ये है कि इसका केंद्र 0,0 नहीं है। तो मैं a पॉइंट से वृत्त बनाऊंगा तो, लेकिन कहां तक बनेगा ये आपको देखना है। क्या तो मैं a पॉइंट से वृत्त बनाऊंगा, क्या वो इस o को कवर करेगा। देखिए इस वृत्त की त्रिज्या है कितनी, एक ही तो है, तो जब आप बनाएंगे a पॉइंट से सर्कल तो o को तो टच करेगा ही। क्यों, क्योंकि o से a की दूरी कितनी है 1 है ना। तो बाईं तरफ जब a से पहले का मतलब इस वृत्त का केंद्र a है, 1,0 केंद्र है ना दूसरे वृत्त का। तो जब आप प्रकार रखेंगे a पे और कितनी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे 1 त्रिज्या का, तो देखिए a से o की डिस्टेंस भी तो a है सॉरी। तो जब a से आप वृत्त बनाएंगे तो बाईं तरफ o को छूते हुए जाएगा ऐसे, है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे छूते हुए जाएगा वृत्त। और यूं सर्कल बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स बन गया दूसरे वृत्त का ग्राफ, है ना स्टूडेंट, ये बन गया दूसरा सर्कल। एक बाईं तरफ o में जाएगा और दाईं तरफ आगे बहुत सारी जगह, तो यहाँ पे है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिल गया, सपोज करते हैं b पॉइंट मिल गया, और ये डिस्टेंस स्टूडेंट कितनी है 1 है, और इस वृत्त का केंद्र कितना है a, तो a से o की दूरी भी 1 है, a से b की दूरी भी कितनी है 1 ही होगी, a से b की दूरी भी 1 होगी। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक से देखिए a दूरी है, a दूरी है, p के निर्देशांक 0। ये स्टूडेंट्स ग्राफ आ गया इस वृत्त का। लेकिन हम ध्यान से देखिए इसमें दोनों वृत्तों से घिरा हुआ भाग कौन सा है, देखिए ये भाग 1 2,
है ना। ये ऊपर से लेकर नीचे तक का भाग गिरा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दोनों वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कितने पॉइंटों पे कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन हमारे पास नहीं है कि आप समझे नहीं। तो देखिए दोनों वृत्त चित्र से दिख रहा है, एक बी पे कट कर रहा है, बी पे नहीं, सॉरी, ये पॉइंट बी है और ये डी है। इस पॉइंट को नाम मैं ये दे रहा हूँ क्या? ई, और इस पॉइंट को नाम ये दे रहा हूँ एफ। तो एक पॉइंट, दोनों वृत्त 2 बिंदुओं पे कट कर रहे हैं, एक ई पर और एक एफ पर। तो हमें ई और एफ पे क्या निकालने होंगे? निर्देशांक। और स्टूडेंट्स ये कौन सा वृत्त है? ये दूसरा वाला वृत्त है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम ई और एफ के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि हमें ना ई के निर्देशांक पता है ना एफ के। क्यों? क्योंकि ई और एफ पर ही दोनों को वृत्त मिल रहे हैं। तो ई और एफ के निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट निकलेंगे। ई कौन से चतुर्थांश में? प्रथम में, तो ई के दोनों निर्देशांक पॉजिटिव होंगे। और एफ कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ में। तो एफ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। आइए इन दोनों वृत्तों के समीकरणों को हल करते हैं और इसके क्या निकालते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। तो पहला वृत्त क्या है? समीकरण एक। और दूसरा वृत्त क्या है? दूसरे वृत्त का समीकरण। दूसरे वृत्त के समीकरण को हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 से समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 1। तो 1 माइनस 2x बराबर 0। तो स्टूडेंट्स x बराबर आएगा 1/2। तो x का मान 1/2 मिल गया। अब x का मान 1/2 आप चाहे समीकरण इसमें रख दे, चाहे इसमें रख दे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने का, तो समीकरण 1 में रखने के तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो x की जगह 1/2, 1/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो वाई स्क्वायर बराबर स्टूडेंट 3/4। तो वाई बराबर √3/4, यानी प्लस माइनस √3 और 4 का वर्गमूल 2। तो स्टूडेंट्स x का एक ही मान है, लेकिन y के कितने मान आए? 2। तो दोनों बिंदु बन जाएंगे। एक बार x के साथ, x के इस मान के साथ y का धनात्मक मान लेंगे, और एक बार x के इस मान के साथ y का ऋणात्मक मान लेंगे। तो बताइए प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक क्या बनेंगे? प्रतिच्छेदन बिंदुओं के निर्देशांक, x का एक ही मान है और x का जो मान है उसको रखने पे y के कितने मान मिले? 2, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो x का मान तो 1/2 दोनों के लिए रहेगा। तो एक बार 1/2 के साथ प्लस का √3/2 रखेंगे, और एक बार 1/2 के साथ रखेंगे माइनस का √3/2। देखिए ये प्लस कॉमा प्लस और ये प्लस कॉमा माइनस, तो प्लस कॉमा प्लस कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये स्टूडेंट्स ई के निर्देशांक हो गए 1/2 कॉमा √3/2, और एफ के क्या हो गए? 1/2 कॉमा माइनस का √3/2। ये स्टूडेंट्स इनके क्या निकला है? प्रतिच्छेदन बिंदु। अब हम देखेंगे कि इनका एरिया कैसे निकलेगा, है ना स्टूडेंट्स? फिगर अभी मैं हिसाब करता हूँ, क्योंकि फिगर में जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हमें इन दोनों वृत्तों से घिरे भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों वृत्तों से घिरे भागों का क्षेत्रफल लीजिए। तो इसके पहले हमें दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए। तो दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु F और E और F के निर्देशांक हम ज्ञात कर चुके हैं। और देखिए तो हम क्या करेंगे? E से x अक्ष पे एक लंब डालेंगे, F से x अक्ष पे लंब डालेंगे, मतलब ऐसी एक लाइन खींच लेंगे। जैसे ही आप ये एक लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि ये x अक्ष के परितः सममित है। कैसे जाने? पहला वृत्त है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा वृत्त है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो कोई भी आकृतियां किन्हीं भी वक्रों का
समीकरण x अक्ष के परिता सममित कब होता है? जब उसमें y की जगह क्या रखते हैं? माइनस वाई। y की जगह माइनस वाई रखते हैं तो वक्र के समीकरण में कोई भी परिवर्तन ना हो। स्टूडेंट्स, कोई भी वक्र x अक्ष के परिता सममित कब होता है? जब उसमें y की जगह क्या रखते हैं? माइनस वाई रखते हैं तो उस वक्र के समीकरण में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो देखिए, इस वक्र के समीकरण में y की जगह माइनस वाई रखिए या इस वक्र के समीकरण में y की जगह माइनस वाई रखिए, जो भी प्राप्त होगा वही रिजल्ट बना रहेगा। तो मुझे दिख रहा है कि x अक्ष के परिता सममित है। बोर्ड में ये वृत्त बराबर ही बनेगा, ये त्रिज्या का है, लेकिन अब इतना साफ बोर्ड में नहीं बन पाएगा। तो अब देखिए इसको, ये दोनों वृत्त एक त्रिज्या के ही हैं और x अक्ष के परिता सममित है, यानी मैं x अक्ष को दर्पण मानूं तो ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप लगाने का मतलब क्या होता है? दो वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लगाएगी तो इसमें ये वाला वृत्त तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला वृत्त नहीं आ रहा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे? एक बार इस भाग का एरिया निकालेंगे तो एक बार इस भाग का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे? 2 गुना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस भाग का नाम क्या है? OBAO। तो भाग OBAO का क्षेत्रफल, भाग OBAO का क्षेत्रफल बराबर किस भाग का क्षेत्रफल? इस पोर्शन का क्षेत्रफल प्लस इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट डाल दे रहा हूँ, OBSO का क्षेत्रफल, OBSO का क्षेत्रफल प्लस अगला पार्ट क्या है? BASD का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखिए, जब आप OBSO को देखेंगे, OBSO को, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर एरिया का होगा, क्योंकि दोनों वृत्त x अक्ष के परिता सममित है। तो अगर x अक्ष को दर्पण माने तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाले भाग दोनों का एरिया क्या बराबर हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाले भाग का पहले एरिया निकाल ले रहा हूँ, जितने ऊपर वाले भाग का एरिया होगा उतना ही नीचे वाले भाग का एरिया होगा। तो आप देखिए OBSO को देखिए, तो OBSO में देखिए ये एरिया जो है वो x अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो x अक्ष का ऊपर वाला एरिया निकालने में तो वर्टिकल स्ट्रिप लगा दीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी पट्टी की चौड़ाई क्या dx, लंबाई क्या y है, इसका एरिया भी वर्टिकल स्ट्रिप से लिख लेंगे, चौड़ाई dx, लंबाई y। तो देखिए क्या निकलेगा? OBSO का क्षेत्रफल। एक काम कर लेते हैं, हम OBSO के क्षेत्रफल को A1 ले रहे हैं और BASD के क्षेत्रफल को A2 लिए ले रहे हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब हम क्या निकालेंगे? A1 और A2। A1 बराबर क्या है? A1 बराबर है OBSO का क्षेत्रफल। तो OBSO का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए, वर्टिकल स्ट्रिप लगी है और इस पोर्शन में दोनों वृत्त नहीं आ रहे, सिर्फ ये वाला वृत्त आ रहा है। तो इसका एरिया दो वक्रों वाला नहीं, सिर्फ एक वक्र वाला। इंटीग्रेशन A से B y dx, तो y dx एरिया लगेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है? O से लेके S तक। तो O के निर्देशांक 0, 0 और S के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? ये B से लंब मिला जाए तो B में देखिए B का भुज क्या है? 1/2, 0। तो 0 से 1/2 y dx लगेगा स्टूडेंट्स। तो पहले मैं A1 निकालूंगा और इसी तरीके से फिर क्या निकालूंगा? A2 निकालूंगा। तो देखिए A1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1/2 और देखिए इसमें y ये वाला वृत्त आ रहा है, ये वाला वृत्त आ रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला वृत्त आ रहा है, कौन सा? इसको आप कवर करें तो आप समझ जाएंगे ये वाला वृत्त आ रहा है। और इस वृत्त का y कैसे निकलेगा? इस वृत्त का y निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का
होल स्क्वायर इनटू dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले मैं a1 निकालूंगा, फिर a2 निकालूंगा, पहले इस पोर्शन का एरिया, फिर इस पोर्शन का एरिया, a1 प्लस a2 करूंगा तो ये वाले पोर्शन का एरिया आएगा, उसका जस्ट दोगुना करूंगा तो ऊपर से नीचे दोनों पदों का क्षेत्रफल आएगा। थोड़ा सा काम ज्यादा है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको चाहूँ तो अपने मन में x बोल सकता हूँ, जमा कलर में अपन फलों को अपने मन में x बोल सकते हैं जिनमें x की दिक्कत आती है, अगर समाकलन x के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए ये एक रैखिक फलन है और रैखिक के ऊपर अगर चल रहा है समाकलन तो आप थोड़ी देर के लिए x बोल सकते हैं। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1/2 रूट ऐसे लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a1 बराबर, अब ये सूत्र बना, ये कांस्टेंट है तो इसे a और इसे x बोल लीजिए, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1/2, बाहर कर लिया, अंदर x से शुरू होता है, x की जगह कितना है x माइनस 1 अंडर रूट a स्क्वायर, तो a की जगह 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की जगह x माइनस 1 स्क्वायर 1/2 में पूरा बाहर कर चुका हूँ, प्लस a स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, x की जगह x माइनस 1 बाई a की जगह 1 और पूरी लिमिट कितनी 0 से 1/2। अब स्टूडेंट्स अपॉन लगाते हैं, जब अपने मन में हमने इसको x माना है तो फिर क्या करते हैं, पूरा समाकलन करने के बाद x का गुणांक 1, देखिए इसमें x का गुणांक कितना है, x माइनस 1 में x का गुणांक कितना है 1, तो अपॉन में 1 लग दिया। अब लिमिट लगाएंगे 1/2, सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है 1/2, तो 1/2 रखिए, तो 1/2 माइनस 1/2 अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2 और माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 यानी माइनस का 1/2, तो ये तो अपर लिमिट रखने पर आया और माइनस लगा के लोअर लिमिट कितनी 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 यानी ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 साइन इनवर्स और 0 माइनस 1 का मतलब माइनस 1 स्टूडेंट्स। और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो जब स्टूडेंट्स इसको और सॉल्व करना है तो a1 बराबर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 में 4 3/4 का वर्गमूल √3/2 और √3/2 का गुणा 1/2 में होगा तो माइनस का √3/4 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x होता है माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन ये करते कब है, देखिए 1/2 साइन इनवर्स की डोमेन में है कि नहीं, इनवर्स फंक्शन में आप पढ़ चुके हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स की डोमेन में है, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स की डोमेन में है, तो ये माइनस तुरंत बाहर निकाल दीजिए, माइनस और प्लस टकरा के माइनस और ये बचा साइन इनवर्स 1/2, तो साइन के कितने अंश का मान 1/2 होता है 30 अंश का, 30 अंश को बोलते हैं π/6 रेडियन। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ये भी याद करेंगे मेरे माइनस बाहर निकल आएगा और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना π/2। आगे बढ़ते हैं तो a1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में π/2 में π/6 घटा दीजिए, π/2 का मतलब 90 अंश, π/6 का मतलब 30 अंश, तो 90 अंश में 30 अंश घटा दीजिए 60 अंश को लिखते हैं π/3 और माइनस का √3/4। ये स्टूडेंट्स पहले बात का एरिया है a1, अब मुझे निकालना है a2, इतना निकाल लेंगे फिर सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब a2 निकालेंगे तो a2 बराबर क्या है, a2 कौन सा भाग एरिया है, इस भाग का एरिया a2 है, इस भाग का नाम
BASD का क्षेत्रफल। BASD में भी देखिए कौन सा वृत्त आ रहा है। जब आप BASD को चेक करेंगे तो BASD में ये वाला सर्कल आ रहा है, चेक करिए। BASD को जब कवर करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला सर्कल आ रहा है और ये वाला सर्कल नहीं आ रहा है, तो इसमें एक वक्र से कितने भाग का एरिया लगेगा। ऐसे x अक्ष के ऊपर है तो इसमें एरिया का फार्मूला y dx लगेगा, y dx। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, x अक्ष में s से a तक चल रहा है, तो s में x का निर्देशांक क्या है 1/2 और a का कितना है 1, तो ये इंटीग्रेशन चलेगा 1/2 से 1। अब y dx किसका y निकालेंगे, इस वृत्त का y निकालेंगे। तो देखिए इस वृत्त का समीकरण ये है, तो इसका y क्या होगा √1 - x², है ना। तो 1/2 से 1 √1 - x², और चाहे तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूं, जगह लेंगे तो ये ओरिजिनल फार्मूला बना into dx चल रहा है। 1 को a बोल दीजिए तो √a² - x² dx, तो 1/2 से शुरू होता है। ब्रैकेट के अंदर x से x की जगह x √a², a की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस x² x की जगह x² प्लस आगे बढ़ते हैं a², a की जगह 1 का स्क्वायर 1 साइन इनवर्स, ये फार्मूले याद होने चाहिए, साइन इनवर्स x बाय a, तो x की जगह x बाय a की जगह 1 साइन इनवर्स x, और लिमिट कितनी 1/2 से 1 स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। a2 बराबर, देखिए सबसे पहले 1/2 को बना रहने दीजिए। सबसे पहले x की ऊंची सीमा 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। तो अपर लिमिट हल करने में π/2 आया माइनस लोअर लिमिट हल करेंगे, ब्रैकेट लगाए दे रहे हैं, तो यहाँ पे x की जगह 1/2 और √1 - x², तो x की जगह 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 और इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो √3/2, यानी आंसर आएगा √3/4 पहले पार्ट, और प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 30 अंश, तो 30 अंश को कितना लिखते हैं π/6 लिखते हैं स्टूडेंट्स। और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a2 बराबर 1/2, अब देखिए ये π/2 और ये माइनस और प्लस माइनस π/6, तो 90 में 4 अंश घटा, 90 में 30 अंश घटा दीजिए, तो √3/2 बना, √3/2 सॉरी 90 में ये π/2 को 90 अंश और π/6 को 30 अंश, तो 90 अंश में 30 अंश चलेगा 60 अंश, और 60 अंश को कितना लिखते हैं π/3 माइनस माइनस का अंदर गुणा और √3/4 स्टूडेंट्स। और आगे चलते हैं तो ये हो गया a2 इतने वर्ग का है, और वो क्या था a1, इसको समीकरण 3 मान लिया, इसको समीकरण 4, दो समीकरण मैं पहले बना चुका हूँ, वृत्त के दो के समीकरण बना चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने a1 भी लिख लिया, a2 भी लिख लिया, हमें दोनों वृत्तों से घिरे भाग का क्या चाहिए क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों वृत्तों से घिरा भाग ये है ना, दोनों वृत्तों से घिरा भाग ये, तो इसका नाम क्या होगा OBAFO, तो भाग OBAFO का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, वही नीचे वाले पार्ट का एरिया होगा, यानी ऊपर वाले पार्ट के एरिया का डबल, तो 2 गुणा, और ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है OBAO, तो 2 गुणा OBAO का क्षेत्रफल। लेकिन स्टूडेंट्स OBAO के भी मैंने कितने पार्ट लिए थे, 2, देखिए इसके भी तो 2 पार्ट हो रहे हैं, इस पार्ट का एरिया A1 और इस पार्ट का एरिया A2, तो A1 प्लस A2, तो अब बस इसको सॉल्व करेंगे। A1 का मान कितना है, A1 का मान 1/2 ब्रैकेट में π/3 माइनस √3/4, और प्लस A2 भी कितना है 1/2 π/3 माइनस √3/4। देखिए स्टूडेंट्स 1/2 कॉमन मिल रहा है, ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना π/3 माइनस √3/4 और प्लस फिर से
3 में pi/3 जोड़ेंगे 2 pi/3 और √3/4 में √3/4 माइनस का जोड़ेगा तो 2√3/4 और 2√3/4 के 2 से नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 स्टूडेंट्स। तो इन दोनों आकृतियों से घिरे भाग का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग इकाई स्टूडेंट्स। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स हमने अगला क्वेश्चन लिया है जो इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समाकलन का प्रयोग करते हुए mod x plus mod y बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए mod x क्या है मापांक फलन, mod y भी क्या है मापांक फलन। तो हम जानते हैं मापांक फलन की आपने परिभाषा पढ़ी होगी। mod x की परिभाषा क्या होती है mod x बराबर एक बार प्लस x और एक बार माइनस x। प्लस x का यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 और माइनस x का जब x का मान लेस देन क्या हो 0। इसी प्रकार जैसे mod x की परिभाषा लगी उसी प्रकार किसकी परिभाषा बता दें mod y। तो mod y की परिभाषा क्या होगी एक बार प्लस y एक बार माइनस y। यदि x ग्रेटर x नहीं यहाँ पर y होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यदि y लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन है क्या क्या चार कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x लेस देन 0 और एक दो कंडीशन y में है ना। तो हम ये चेक करेंगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए ये जो वक्र है वो x और y के पदों में है तो एक कंडीशन हम x की लेके चलेंगे और एक कंडीशन y की लेके चलेंगे। तो एक बार मैं ले ले रहा हूँ x ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार ये ले रहा हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन x की लेके चलनी है एक कंडीशन y की लेके चलनी है। अच्छा इसके साथ y का पेयर बन चुका तो इसके साथ और कौन सा y आ सकता है दूसरी कंडीशन ये वाली ले सकते हैं। तो इस x के साथ मैंने दोनों y के पेयर बना लिए। अब इस x के साथ दोनों y के पेयर बना लीजिए तो एक कंडीशन बनेगी x लेस देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि ये वक्र किसके पदों में x और y के पदों में। तो मैं x का एक मान सिलेक्ट करके y के दोनों मान रखे ले रहा हूं। तो ये पहली कंडीशन ये दूसरी ये तीसरी। तो x के दो मान है तो x का पहला मान पहली कंडीशन सिलेक्ट की उसके साथ एक बार ये वाला y एक बार ये वाला y और इसी प्रकार इस वाले x के साथ ये वाला y ये वाला y। तो कितनी कंडीशन बनेगी चार कंडीशन बनेगी और फिर चारों कंडीशन के हिसाब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो बताइए हमें किस वक्र का ग्राफ बनाना है mod x plus mod y बराबर 1 इसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें स्टूडेंट्स कितनी कंडीशन आएगी चार कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन क्या होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y भी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y लेस देन 0। तीसरी कंडीशन क्या होगी यदि x लेस देन 0 तथा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और चौथी कंडीशन यदि x लेस देन 0 तथा y लेस देन 0। यही चार कंडीशन बनते हैं x और मान में x और y में किसके पदों में मापांक फलन के पदों में। तो देखिए सिंपल सी बात है इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये समीकरण क्या है mod x plus mod y बराबर 1 है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है कि x का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो देखिए mod x की परिभाषा में जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर है तो mod x कैसा रहता है प्लस x में ब्रेक होता है। तो बताइए अगर मैं पहली कंडीशन में x ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलूंगा तो mod x कैसा रहेगा प्लस का। तो इस mod x को कैसा लिखेंगे प्लस का x। ठीक है आई थिंक समझ रहे होंगे। mod y देखिए इसमें कंडीशन कौन सी दी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो mod y किसमें टूट रहा है प्लस y में। तो x और प्लस y बराबर 1। अब ये देखिए ये रेखा बन गई। रेखा तो ये भी है लेकिन mod लगा था इस वजह से ये कंडीशन बन गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मॉड x कैसा रहेगा, प्लस का x, लेकिन y लेस देन 0 थी, तो y लेस देन 0 में मॉड y कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस y का रखेंगे, माइनस प्लस माइनस y बराबर 1। अब देखिए इसमें x 0 से कम है, y 0 से बड़ा है, तो जब x 0 से कम है तो मॉड x कैसा है, माइनस का x, तो देखिए मॉड x की जगह यहाँ क्या लिख रहे हैं, माइनस x। 4 लाइनें प्राप्त होंगी, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 4 लाइनें 1 2 3 और ये चौथी लाइन प्राप्त होगी। और y देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड y कैसा है, प्लस का इक्वल 1, और दूसरे में दोनों 0 से कम है, तो दोनों 0 से कम है तो x भी माइनस का y भी माइनस का मॉड इक्वल 1। तो हमें इन चारों रेखाओं के क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इन चारों रेखाओं के ग्राफ बनाना बहुत ही सरल है, मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। लाइन के ग्राफ का मीन्स x, जिसमें x का पद हो, y का पद हो, अचर पद हो बराबर 0। तो देखिए पहली लाइन क्या है, x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x y, चारों का मैं ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले x की जगह 0, तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 1 निकलेगा, फिर y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 1 निकलेगा। यानी इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो किन किन बिंदुओं से गुजरेगा, 0 कॉमा 1 से और 1 कॉमा 0 से। तुरंत आप क्या खींचेंगे स्टूडेंट्स, तुरंत अक्ष बनाएंगे और ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो अक्ष बना रहे हैं, पूरा मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ इसका। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ मकान फलन जिसको नहीं आता है वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हाँ तो देखिए 0, 1, 0, 1 कहाँ पर है, 0, 1 यहाँ पर है, ये हो गया a, 0, 1, और 1, 0 ये b पॉइंट हो गया, 1, 0, इसको मिला दीजिए तो ये लाइन बनी पहली, ये पहली रेखा हो गई कौन सी, ये रेखा होगी कौन सी, x प्लस y बराबर 1 का ग्राफ बन गया। अब दूसरी रेखा में आएंगे, दूसरी रेखा क्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस y माइनस 1 बराबर 0, x का पद है, y का पद है, अचर पद है बराबर 0। फिर से ग्राफ इसी तरीके से बनाएंगे, x y, x की जगह क्या 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, माइनस 1, और जब y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 1, तो ये पॉइंट हो गया 0 का माइनस 1, 1 का 0। देखिए 1 का 0 तो दर्शा चुके है ना। अब मुझे क्या दर्शाना है, 0 का माइनस 1, तो 0 का माइनस 1 कहाँ होगा, नीचे होगा, 0 का माइनस 1 ये नीचे हो गया, c 0 का माइनस 1, तो किनको मिला के, इसको और इसको मिला के लाइन जाएगी, तो c से b को मिला दीजिए, ये दूसरी लाइन, ये लाइन दूसरी आ गई, आई थिंक समझ रहे हो। तीसरी लाइन कौन सी है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, तीसरी लाइन से मैं ले ले रहा हूँ। तीसरी लाइन है माइनस x प्लस y बराबर 1, तो तीसरी लाइन का भी ग्राफ बनाएंगे और चौथी लाइन का भी ग्राफ बनाएंगे। मैं यहाँ कॉर्नर में लिख दे रहा हूँ माइनस x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, और चौथी लाइन को माइनस x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। तो अब मैं इसको साफ कर दूँ तो ग्राफ भी बहुत अच्छा बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को मैंने और बढ़ा दिया है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है कौन सी थी, ये वाली लाइन थी x माइनस y बराबर 1 की लाइन थी, ये x माइनस y बराबर 1 की लाइन थी। अब तीसरी लाइन को बनाते हैं, इसका ग्राफ उसी तरीके से x y, x की जगह 0 रखेंगे y का मान 1 निकलेगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान माइनस 1 निकलेगा। तो पॉइंट है 0, 1 माइनस 1, 0। तो देखिए 0, 1 है, हाँ है, माइनस 1, 0 है, नहीं है, तो माइनस 1, 0 बनाइए, तो ये माइनस 1, 0 x एक्सिस में माइनस 1 दूरी चल के, और यहाँ पे D पॉइंट है, D पॉइंट, तो ये बना माइनस 1, 0। और किसको मिलाना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट 0 है, ये माइनस 1, 0, ये तीसरी लाइन निकलेगी ऐसी। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है माइनस x प्लस y बराबर 1।
अब हमें कौन सी लाइन बनानी, सिर्फ चौथी लाइन बनानी है। तो आई थिंक ये आप बना सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। एक्स वाई, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वाई का मान -1 हो। जब वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स का मान -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट मिला 0,-1 और दूसरा पॉइंट -1,0। देखिए 0,1 0,-1 भी है, -1,0 भी है। इन दोनों से होके जाएगी तो चौथी लाइन भी बनानी है ना। तो ये 4 लाइनें आ गई। ये कौन सी लाइन आ गई स्टूडेंट्स, ये लाइन आ गई कौन सी, -x -y बराबर 1, है ना। तो देखिए ये पूरा ग्राफ किसका बना, mod x + mod y बराबर 1। तो जब आपने पूरा ग्राफ बनाया तो आपको 4 एरिया दिख रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या ये वक्र मूल बिंदु के परितः सममित है? हाँ है, मूल बिंदु के परितः भी सममित है, x अक्ष के भी परितः सममित है, y अक्ष के भी परितः सममित है। मूल बिंदु के परितः कैसे सममित है, x की जगह -x रखिए तो mod ऑफ -x, तो mod ऑफ -x का मतलब +x, y की जगह -y रखिए mod ऑफ -y, तो फिर से y रहेगा। यानी इसमें अगर x की जगह -x रखें, y की जगह -y रखें तो समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। तो स्टूडेंट्स मूल बिंदु के परितः सममित है तो काम बहुत आसान है। इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4, चारों पे एरिया नहीं निकालना है, बस इस फिगर पे एरिया निकाल लीजिए प्रथम चतुर्थांश वाले का, उसमें 4 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये मूल बिंदु है 0,0। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, तो त्रिभुज बन गया ना। तो पूरा क्वेश्चन क्या नाम है, ABCD, ये चतुर्भुज बन रहा है ना, ये चतुर्भुज बन रहा है। तो बताइए जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का नाम क्या है, AB या ABCD लिख लीजिए। तो छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ABCD का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा किसी एक भाग का क्षेत्रफल, मैं इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, और 4 गुणा AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। तो बताइए AOB में सिर्फ एक लाइन आ रही है और तीनों लाइन आएंगी नहीं, तो बस एक वक्र से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल लगाइए और देखिए भाग x अक्ष के ऊपर है, वर्टिकल स्ट्रिप में है, dx चौड़ाई की पट्टी। तो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट कहां से कहां तक, o से b तक। तो o में x की लिमिट, x का मान 0 और b में 1, तो 0 से 1 y dx। स्टूडेंट कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन तो आ रही है इसको देखिए, ये लाइन आ रही है। इस लाइन का y क्या है, इस लाइन का y मिलेगा 1 - x, तो इस लाइन के y की जगह क्या रखेंगे, 1 - x into dx। अब समाकलन करना बहुत ही आसान है, 4 गुणा 1 का समाकलन x के सापेक्ष x माइनस x का समाकलन x²/2, लिमिट कितनी 0 से 1। अपर लिमिट रखें तो अपर लिमिट x की जगह 1 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस, जहाँ 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो 0 माइनस ये पोर्शन भी 0। तो स्टूडेंट्स 4 इंटू, तो यहाँ बेस में आधा घटा दीजिए, आधा 4 गुणा 1/2 आगे 0। तो स्टूडेंट्स कितना आंसर आएगा, 2 वर्ग। इसका आंसर आ गया 2 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट मापांक फलन पर ही आधारित लिया है। सरल सा सवाल है लेकिन बस मापांक फलन की वजह से बता रहा हूँ। वक्र पाई बराबर x mod x। अब देखिए x बिंदु mod x है, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे mod x को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। इसमें mod y नहीं है, mod x है, उससे सरल ही सवाल है। तो लिखेंगे हम जानते हैं mod x बराबर एक बार प्लस का x और एक बार माइनस का x। प्लस x का यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x का जब x का मान लेस देन 0। यानी इसमें फिर से x की 2 कंडीशन लग गई।
तो बताइए दो कंडीशन के अनुसार चलेंगे, तो बताओ y के बाद मान भी कितने निकलेंगे? दो ही निकलेंगे, दो ही कंडीशन तो लग रही है। उसमें कितनी कंडीशन थी? दो मॉड x की कंडीशन थी, दो मॉड y की कंडीशन थी, तो 4 लाइनें बन गई। इसमें मॉड x में ही कंडीशन, y में मॉड n, तो सिर्फ कितनी कंडीशन है? दो। तो y के मान भी कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। तो बताइए प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब y बराबर x मॉड x को इक्वल बनाना है। तो बताइए जब मॉड x, प्रथम शर्त से जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड x कैसा दिख रहा है? प्लस का x। यहाँ मॉड x की जगह प्लस का x रखें, x इंटू x, तो y बराबर क्या बन गया? x स्क्वायर। और द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त क्या है x की? द्वितीय शर्त है x का मान 0 से कम लेना है। देखिए लिखा है, तो जब x लेस देन 0 ग्राफ तो इसका बनाना है, तो y बराबर x मॉड x। तो अब मॉड x कैसा निकलेगा? जब x का मान 0 से कम है तो मॉड x कैसा निकलेगा? तो x गुणा माइनस x, तो y बराबर माइनस का x स्क्वायर। यानी अगर हम इसको कंबाइन करें तो y बराबर x मॉड x के दो मान निकले। x मॉड x एक बार आंसर देगा x स्क्वायर और एक बार आंसर देगा माइनस का x स्क्वायर। देखिए एक बार y बराबर x स्क्वायर निकला, एक बार y बराबर माइनस x स्क्वायर निकला। y बराबर x स्क्वायर कब निकला? जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0 और लेस देन, जब x का मान लेस देन 0 तो y बराबर माइनस का x स्क्वायर निकला। तो अब इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिए। एक ग्राफ बना है y बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर y, ऐसा भी तो देख सकते हैं। अब एक ग्राफ बन रहा है, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, ये x स्क्वायर बराबर y और y बराबर जब माइनस x स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर माइनस y। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 4a बोलूं और इसको यहाँ पर 4a बोलूं, ये माइनस लगा, तो x स्क्वायर बराबर 4ay और ये x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay है ना स्टूडेंट्स। और देखिए इत्तेफाक से 4a का मान भी सेम चल रहा है, यानी एक ग्राफ मुझे बनाना है x स्क्वायर बराबर 4ay का और एक ग्राफ बनाना है x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का। तो देखिए x स्क्वायर बराबर 4ay किस कंडीशन में? पहली कंडीशन में। तो देखिए x स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ही होता है, मैंने आपको बताया हुआ है x स्क्वायर बराबर 4ay पर बोला है, तो इसका ग्राफ ऐसा रहता है। लेकिन इसकी कंडीशन देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। आपने कंडीशन क्या यूज करनी है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्राफ का सिर्फ मैं दायां हिस्सा ही लूंगा, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर मुझे ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत है, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है? x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर। अगर आपने ये ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ को बनाने का मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये जो x की नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, और हमें क्या चाहिए इसमें x अक्ष की? x की वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ ये हो सकता है। ध्यान से देखिए, तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ किसका? y बराबर x स्क्वायर का, लेकिन किस कंडीशन के अनुसार? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। तो बनाते हैं ग्राफ। तो अभी मैंने बता दिया कैसे बनेगा ग्राफ इसका, कुछ ऐसा। ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ हो गया जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0। अगर पीछे वाला भी बना देंगे तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी, वो x लेस देन 0 पे चल रहा है ना। अब देखिए x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का ग्राफ बनाना, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन इसमें देखिए x की वैल्यू 0 से कम लेनी है, 0 से कम का मतलब बाएं तरफ वाला ग्राफ बनेगा, दाएं तरफ वाला ग्राफ नहीं बनेगा। तो देखिए ये ग्राफ ऐसा आ चुका और यहीं से इसको नीचे से घुमाना, मतलब ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया स्टूडेंट? ये ग्राफ है y बराबर माइनस x स्क्वायर का, और ये वाला ग्राफ किसका है? y बराबर x स्क्वायर का। ध्यान से समझिए, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि ये ग्राफ कैसे बनेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब और
ये पॉइंट मिल गया 3 कॉमा 0 और x बराबर -3 जस्ट पीछे में ये x एक्सिस ये x डैश ये y डैश तो -3 कहाँ पे होगा जितनी दूरी पे +3 है उतनी दूरी पे -3 होगा तो ये -3 कॉमा 0। अब बताइए अगर मैं इस a से लंब खींचूं ऐसे ये रेखा गुजरी और यहाँ से भी इसको नीचे तक बढ़ा दीजिए और ये ऐसे ही तो बनेगी ये लाइन। तो देखिए यहाँ पे बताइए y बराबर x नॉट x 14 x बराबर 3 तथा x बराबर -3 ये x बराबर -3 है ये x बराबर +3 और ये पूरा इसका कहाँ पे मिल रहा है x अक्ष में से घिरे भागों का क्षेत्रफल एक ये भाग बन रहा है और स्टूडेंट्स एक भाग हमारा ये बन रहा है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों भागों के एरिया निकालना है एक ये एरिया और एक ये एरिया। तो इस भाग के एरिया और इस भाग के एरिया को निकाल लें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं और पॉइंट ले ले रहा हूँ ये P ये Q। तो बताइए दोनों कौन से घिरे भाग का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले भाग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे भाग का क्षेत्रफल। तो पहला भाग क्या है OB यहाँ P नाम दिया है OBPO OBPO का क्षेत्रफल प्लस और यहाँ पर देखिए वैसे आपको दिख रहा है दोनों भागों का एरिया बराबर होगा। ये कौन सा फलन है विषम फलन है इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए x की जगह -x रख दीजिए कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है यानी ये y x के पर आगे बढ़ते OBPO का क्षेत्रफल प्लस इसका OAPO का क्षेत्रफल यही दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालना। चलो देखते हैं। अब देखिए ये जो एरिया बन रहा है y अक्ष के नीचे बन रहा है y अक्ष के नीचे चल रहा है मॉड लगा के करेगा और ये OAPO क्या है x अक्ष के ऊपर बन रहा है मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताइए इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसमें कौन सा वक्र आ रहा है नीचे वाला y बराबर -x² और एक ही वक्र आ रहा है ऊपर वाला वक्र नहीं आ रहा है इसमें। तो इसका एरिया क्या लगेगा इंटीग्रेशन और कौन सी स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप dx x अक्ष के नीचे है ना तो y dx लगेगा लिमिट कितनी रहेगी लेफ्ट टू राइट b से o तक तो b में x का मान -3 और o में 0 -3 से 0। ये मॉड क्यों लगाया है क्योंकि ये एरिया x अक्ष के नीचे बन रहा है तो मॉड लगा कर काम करिए o एक ही o में देखिए इसका एरिया भी वही लगेगा वर्टिकल स्ट्रिप x अक्ष के ऊपर बन रहा है dx वाले की पट्टी लेगी प्लस और इसका एरिया भी लगेगा इंटीग्रेशन y dx। तो ये काम o से a तक o में x अक्ष के निर्देशांक 0 और a में 3 0 से 3 y dx। अब ध्यान से देखिए बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए किसका y है नीचे वाले वक्र का y तो नीचे वाले वक्र का y -x² है तो -3 से 0 -x² dx मॉड 1 प्लस ये मॉड तब तक नहीं हटेगा जब तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद इस वक्र में y देखिए ये ऊपर वाला वक्र y बराबर x² y की x² रखेंगे तो x² dx। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है आपका फाइनल आंसर भी निकल आएगा। अब मैं फिगर को साफ किया दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एरिया निकालना है इक्वल चल रहा है ये ऐसे रहने दीजिए माइनस बाहर निकाल दीजिए और x² का समाकलन x³ और लिमिट कितनी -3 से 0 मॉड लगाया है मॉड लगा रहने दीजिए प्लस यहाँ पर भी x³ लिमिट कितनी 0 से 3। आगे बढ़ते हैं। आप बस अभी लिमिट सिर्फ अप्लाई कर देंगे तो मॉड ब्रैकेट सबसे पहले x की जगह 0 रखेंगे अपर लिमिट 0 हो जाएगा और माइनस लगा के जब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस और यहाँ पे x ये क्या है माइनस का चल ही रहा है और x की जगह -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब -27 और बाई 3 तो ये माइनस प्लस का 27 सीधे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस का 27 बाई 3
यहाँ पे मतलब ब्रैकेट बंद मॉड बंद प्लस अब यहाँ पे लगाएंगे 3 का क्यूब 27, 27 में 3 9 माइनस x की जगह 0, 0 का क्यूब 0 बाई 3 यानी 0। तो देखिए 3 का भाग 27 में देंगे 9 तो आएगा माइनस का 9, लेकिन लगाए मॉड ऑफ माइनस 9 मतलब प्लस 9 और प्लस 9 और ये भी प्लस 9 तो 9 9 कितना 18 वर्ग इकाई। ये सवाल का स्टूडेंट्स क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको निश्चित समाकलनों पर आधारित कुछ और क्वेश्चन बताए हैं। अगले दिन मैं आपको इसके और क्वेश्चन बताऊंगा, देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में। जो पिछली लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। आज जो है ये जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत, जो मॉडर्न थ्योरी क्या है जैव विकास की, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको केवल एक बात समझनी है, जो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत वास्तव में है क्या। जैव विकास का जो आधुनिक सिद्धांत है वो डार्विनवाद और मेंडलवाद को आपस में संयोजन कर दिया, जिसकी वजह से जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत उत्पन्न हो गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत वास्तव में है क्या, मेंडलवाद का सिद्धांत और डार्विनवाद के सिद्धांत को आपस में मिलाकर के क्या बना दिया गया, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत बना दिया गया। चलिए अब बात करते हैं कि मेंडलवाद का सिद्धांत क्या था। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने जो है आनुवांशिकी की खोज की थी, जिसे हम ग्रीगर जॉन मेंडल कहते थे। ग्रीगर जॉन मेंडल जो है 18वीं सेंचुरी में इन्होंने अपने प्रयोग किए थे और अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक जो है परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे मेंडल के नियम भी कहते हैं। ठीक है, वास्तव में देखिए मेंडल ने उस समय बहुत बड़े प्रयोग किए थे, लेकिन ये जो है मेंडल के जो प्रयोग है, इन मेंडलों के प्रयोग को नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? क्योंकि उसी टाइम जो है, आपको मैंने पहले भी शायद बताया था, उसी टाइम जो है डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक छपी थी ना, उस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक छपी थी। वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के आधार पर जो ओरिजिन नए जीवों की उत्पत्ति की जो किताब छापी थी डार्विन ने, वो डार्विन की वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम। इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि मेंडल जैसे एक महान साइंटिस्ट को नजरअंदाज किया गया उस टाइम। और दूसरी बात ये थी कि मेंडल जो थे वो अपने प्रयोग, इनके प्रयोग बहुत सटीक थे और इनका एनालिटिकल जो डाटा था वो भी बहुत सटीक डाटा था, परंतु ये एक्चुअली में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब इनके पास माध्यम बहुत कम था। ये अपने पेजेस को छपवा नहीं पाए, जिसकी वजह से वो मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाए, कोई बुक वगैरह जो है इन्होंने नहीं लिख पाई। लेकिन उसी टाइम डार्विन ने बुक लिखी थी और वो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि उसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अर्थात कहने का मतलब प्राकृतिक चयन के द्वारा नई जातियां बनती हैं, इसके ऊपर उन्होंने जो बुक लिखी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके साथ साथ मेंडल एक और कारण था जिसकी वजह से मेंडल जो है अपने कार्य को प्रमुख रूप से नहीं रख पाए। वो कारण क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोग एक वनस्पति शास्त्री नेगली को भेजे थे। ठीक है, इसको भेजे थे, शायद आप लोगों को नहीं पता हो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग जो अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो एक नेगली जो वनस्पति शास्त्री थे उनको इन्होंने अपने प्रयोग भेजे थे। और उनके प्रयोगों को जब नेगली ने देखा, क्योंकि नेगली की जेनेटिक्स में उस समय काम कर रहे थे, तो जब नेगली ने उनके प्रयोग को देखा तो उन्होंने बोला, मेंडल से ये कहा, लेटर के थ्रू उन्होंने लेटर भेजा, उसमें ये लिखा मेंडल को कि आप ऐसा करिए, मैं एक प्लांट दे रहा हूँ, उस प्लांट के ऊपर आप हाइब्रिडाइजेशन करिए, अपने प्रयोग करिए, और अगर आप उस प्लांट के ऊपर अपने प्रयोग कर लेंगे तो हम आपके ये जो नियम आपने बनाए हैं, ये तीनों नियम आप आपके मान लें। तो ठीक मेंडल ने कहा ठीक है। मेंडल तब नेगली ने बोला कि आप जो है हॉपवीड के ऊपर अपने प्रयोग करिए। हॉपवीड एक जंगली पौधा था जिसमें सफेद रंग के पुष्प और लाल रंग के पुष्प उत्पन्न होते थे। ठीक है, तो इस तरीके के पुष्प उत्पन्न होते थे। इनकी दो वैरायटियां थी, एक सफेद रंग का पुष्प देती थी और दूसरा लाल रंग का पुष्प देती थी।
तो मेंडल ने जब वो पौधा लेके आए, उन्होंने जब यही प्रयोग किया, अपने प्रयोग को रिपीट किया, तो उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में तो सारे पौधे लाल उत्पन्न होते, क्योंकि लाल जो रंग था वो क्या था, सफेद के ऊपर प्रभावी था। परंतु जो दूसरी पीढ़ी आती है, सेकंड जनरेशन जो आती है, उसमें जो है उनको जो है 3:1 का रेशियो ना मिल करके उनको 1:2:1 का रेशियो मिला, अर्थात उसमें एक जो है गुलाबी रंग का पौधा मिला और दूसरा जो है लाल रंग का और एक शुद्ध सफेद रंग का मिला। ठीक है, तो ये जब इन्होंने देखा तो मेंडल अपने इस काम से काफी हताश हो गए और उन्होंने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट से बंद करके रख दिए। परंतु हुआ क्या, 19वीं शताब्दी में जब मेंडल की रिडिस्कवरी हुई, पुनर्खोज हुई मेंडल की, जिसे 3 साइंटिस्ट ने किया था, हीगो डुबरी, स्टेस्चरमार्क और पॉल कॉरिन्स। कौन से? हीगो डुबरी, स्टेस्चरमार्क और पॉल कॉरिन्स ने किया था। इन तीनों ने जब इसकी रिडिस्कवरी की, क्योंकि ये अपने प्रयोग कर रहे थे, इनको हुआ क्या, एक दिन इनको जो है मेंडल का पुराना पेपर मिल गया कहीं से, और पेपर को पढ़ा तो उन्होंने देखा ये तो प्रयोग मेंडल पहले ही कर चुके हैं, हम तो 19वीं सदी में कर रहे हैं, 18वीं सदी में करके छोड़ चुके हैं यही सारे प्रयोग। और मेंडल का जो एनालिटिकल डाटा था वो भी उन्होंने देखा, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा था। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए पॉल कॉरिन्स, स्टेस्चरमार्क और हीगो डुबरीज ने क्या किया, इनको मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बना दिया, जो है अनुवांशिकी के पिता इनको वही बना दिया और बताने लगे सारी बात। परंतु यहाँ पर एक चीज जो है आपको ध्यान दे रही है, बातें जैव विकास की बात हो रही है तो जैव विकास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या कि जो मेंडलवाद था और जो डार्विनवाद क्या था, डार्विनवाद आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के आधार पर नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है, ये कैसे, किसका सिद्धांत था, ये डार्विन का सिद्धांत था। और मेंडल का सिद्धांत क्या था, मेंडल ने क्या कहा था कि जो अनुवांशिक, एक्चुअली में मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा, उस टाइम क्या कहा था, जीन को कारक कहा था, फैक्टर कहा था, जीन टर्म नहीं दिया था। जीन टर्म जो है वो जॉनसन ने दिया कि 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मेंडल ने कारक के बारे में बताया, फैक्टर के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये फैक्टर्स जो है, ये कैरेक्टर्स या फैक्टर्स जो है, ये जो है माता और पिता से अगली संतान में जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका मेंडलवाद का सिद्धांत। उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया कि कैरेक्टर्स जो है गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं और ये गुणसूत्र के द्वारा कहा जाते हैं, जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं। तो हुआ क्या, जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, आधुनिक जीव शास्त्रियों ने जैव विकास और डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद को नेचुरल फैक्ट माना। ये क्या मानते थे कि वास्तव में जो जैव विकास हुआ है वो जो है वो डार्विनवाद के नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हुआ। ठीक है, और यह परिकल्पना जीव विज्ञान का सबसे बड़ा एकीकरण सिद्धांत है। ये जो आधुनिक सिद्धांत है, जैव विकास का जो आधुनिक सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है जीव विज्ञान का सबसे बड़ा एकीकरण सिद्धांत है, सबसे बड़ा यूनिफाइंग सिद्धांत है। कहने का मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो अब इसको किसने प्रस्तुत किया था, जैव विकास का जो आधुनिक सिद्धांत था उसको डोबेन्स्काई ने इन दोनों को मिलाया। किसको मिलाया, मेंडलवाद को मिलाया और डार्विनवाद को मिलाया। डोबेन्स्काई ने एक पुस्तक लिखी थी, डोबेन्स्काई ने कहा जीव, एक इन्होंने पॉइंट भी बोला था, इन्होंने कहा कि जीव विज्ञान में किसी भी तथ्य को समझने के लिए सबसे पहले जैव विकास को समझना आवश्यक होगा। ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है। ठीक है, क्या कथन है कि जीव विज्ञान में किसी भी तथ्य को समझने के लिए पहले जैव विकास का समझना अति आवश्यक है। तो ये किसने कहा था, डोबेन्स्काई ने कहा था। जैव विकास की आधुनिक परिकल्पना वास्तव में डार्विनवाद तथा मेंडलवाद दोनों के संयोजन से बना है, जिसे हम नव डार्विनवाद कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, नव डार्विनवाद। ये जो आधुनिक सिद्धांत वास्तव में है क्या, ये वास्तव में नव डार्विनवाद है। ये क्या है, नव डार्विनवाद। अब नव डार्विनवाद क्या है, नव डार्विनवाद जो है वो मेंडलवाद और डार्विनवाद को मिला करके बना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि डार्विनवाद को मेंडलवाद में पिरो करके बना दिया गया। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, नव डार्विनवाद कहा। और यही आधुनिक सिद्धांत है, नव डार्विनवाद ही जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की नींव डोबेन्स्काई ने अपनी पुस्तक अनुवांशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति में रखी। उनकी पुस्तक का नाम था अनुवांशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति। देखिए, अनुवांशिकी और जातियों की तो दोनों चीजें आ रही थी। अनुवांशिकी किससे आया था, मेंडल से आया था, और जातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन के द्वारा किससे आई थी, डार्विनवाद से आई थी। तो दोनों
इसके साथ अन्य वैज्ञानिक ने भी, जैसे मुलर थे, फिशर थे, हेल्डेन थे, राइट ने भी अपना सहयोग दिया था इस थ्योरी को बनाने के लिए, इस नवडार्विनवाद की थ्योरी को बनाने के लिए। अब देखिए नवडार्विनवाद मॉडर्न लैंग्वेज में है क्या एक्चुअली में, जो आधुनिक भाषा में इसे हम क्या कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी जीव जातियों की विभिन्न क्षेत्र की आबादियों, पहले समझिएगा पूरे पॉइंट, किसी जीव जातियों की विभिन्न क्षेत्र की आबादियों में उपस्थित आनुवांशिक विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जनिक अलगाव रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन काम करके आबादियों की नई अनुकूलित दिशाओं की आबादियों को नई अनुकूलित दिशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं, जिसके कारण नई जातियों का विकास होता है। समझ में आएगा? अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए कैसे समझेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या बात कह रहा है। किसी जीव जातियों के विभिन्न क्षेत्रों की आबादी, कहने का मतलब ये नया सिद्धांत ये बताता है कि हर क्षेत्र में अलग अलग आबादी पाई जाती है। बात सही भी है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आबादी पाई जाती है, और हर आबादी में एक जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है। कहने का मतलब है कुछ, अब जैसे किसी जनजाति की बात कर ले जो जंगलों में रहती है, उनके पास उनका अलग कैरेक्टर है, और जो मॉडर्न जातियां जो शहर में रहती है उनके पास अलग कैरेक्टर, दोनों के पास अलग अलग कैरेक्टर है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें देखा क्या जाता है, जो नवडार्विनवाद है इसमें ये देखा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो पॉपुलेशंस पाई जाती है, जो आबादियां पाई जाती हैं, उस आबादियों में क्या किया जाता है, उसमें हम जीन्स को देखते हैं कि इस आबादी में कौन सा जीन प्रेजेंट है, कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, इस आबादी में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ से कहने का मतलब किसी जीव जातियों को विभिन्न क्षेत्रों के आबादियों में उपस्थित अनुवांशिक विभिन्नता है। ठीक है, अब देखिए अनुवांशिक विभिन्नता कैसे आएगी, भाई एक पॉपुलेशन इधर रह रही है, एक पॉपुलेशन इधर रह रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए कि बीच में एक नदी, ठीक है, बीच में एक नदी है, और नदी के इस तरफ एक आबादी रहती है और नदी के इस तरफ एक आबादी रहती है। ठीक है, इन दोनों की आबादियों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। और विभिन्नताएं क्यों पाई जाएंगी? विभिन्नताएं इसलिए पाई जाएंगी क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, अर्थात जनिक अलगाव होता है। ये आबादियां एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर सकती, नेचर का नियम। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ बिल्ली की आबादी रहती है और इस नदी के इस तरफ कुत्ते की आबादी रहती है, तो बिल्ली कुत्ते आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, नेचर ब्रीड नहीं कर, मतलब जो है नेचर में वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। ठीक है, नेचर इस चीज को अलाउड नहीं करता, दे कैन नॉट बी ब्रीड देमसेल्फ टू डिफरेंट। तो कहने का मतलब है इस जाति में ये वेरिएशन था, इस जाति में ये वेरिएशन था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आबादियों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी, और यही विभिन्नताएं, और विभिन्नताएं क्या होती है आपको पता है, विभिन्नताएं मैंने बताया था क्या होती है, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के इंटरचेंजेस से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जब क्रोमोसोम्स अपने खंडों का जो है, अपने खंडों को क्या करते हैं, अपने चेंज करते हैं, अपने खंडों को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। तो यही विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग आबादियों में पाई जाती हैं, और यही विभिन्नताएं क्या करती हैं, जो यही इन्हीं विभिन्नताओं के ऊपर प्राकृतिक चयन काम करता है। यहाँ पर प्राकृतिक चयन के डार्विनवाद को जोड़ दिया गया, अर्थात कहने का मतलब जो विभिन्नताएं थी उनके ऊपर क्या काम करता है, उनके ऊपर प्राकृतिक चयन काम करता है। अर्थात कहने का मतलब प्राकृतिक विभिन्नताएं तो पाई जाती है, उसमें से जो विभिन्नता सुपीरियर होती है उसको नेचर एक्सेप्ट कर लेती है, जो इन्फीरियर होती है उसको छोड़ देती है पीछे की तरफ। ठीक है, तो यही मतलब यहाँ पर देखिए दोनों चीजों को सम्मिलित किया गया, अनुवांशिकी को भी सम्मिलित किया गया है और डार्विनवाद को भी। डार्विनवाद कहाँ से आ रहा है? ये प्राकृतिक चयन से आ रहा है डार्विनवाद। जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ये क्या करते हैं कि ये विभिन्नताएं जो होती हैं इनके ऊपर प्राकृतिक चयन काम करता है, और यही प्राकृतिक चयन काम करने की वजह से अनुकूली दिशाओं में ये जो है अपने कहने का मतलब ये हुआ, ये जो जनिक अलगाव है कम करके आबादियों की नई अनुकूली दिशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब वेरिएशंस की वजह से और प्राकृतिक चयन की वजह से, वेरिएशंस की वजह से अर्थात विभिन्नताओं की वजह से और प्राकृतिक चयन की वजह से नई जातियां उड़ती रहती हैं, नई जातियां बनती रहती हैं, अनुकूली दशाओं को उड़ते रहते हैं, जिससे नई जातियों का विकास होता है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अनुवांशिक विभिन्नता, ये अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न हुई किसी जाति में, अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न हुई, उसके बाद उसका अनुकूली विकर्ण हुआ। अनुकूली विकर्ण क्या होता है? अनुकूली विकर्ण का मतलब उसका पूर्वज वो था
इसीलिए जो होमोलॉगी है, जो समजातता है, वो समजातता वास्तव में अनुकूली विकर्ण है। वहां पर एक पूर्वज से अलग अलग जातियां बनी, इसी को हम अनुकूली विकर्ण कहते हैं। और यही अनुकूली विकर्ण से क्या होता है, नई जातियों का निर्माण होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये लास्ट स्टोरी थी जिसकी